हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अप स्कूल में। अप स्कूल ऐप भी है, अप स्कूल यूट्यूब पे चैनल भी है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज इसकी दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो चैनल पे आ चुकी है, उसे भी आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ अप स्कूल के बारे में। अप स्कूल क्या है, फिर सीधे सीधे अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। अप स्कूल में हम आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ें लेके आए हैं। क्या? ये आपको 11th और 12th के लिए सारी ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, कराता है। साथ के साथ जो आपकी 9th और 10th की क्लास है उनके लिए हम क्या क्या करवाते हैं? आपके लिए मैथ कराते हैं और आपकी सोशल स्टडी कराते हैं। ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए होने वाली है। अभी हिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं, SST 10th की हम कर रहे हैं, 9th की भी, 11th की ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट, 12th की ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट और आपके 9th 10th के मैथ के, और आपके, हाँ ये मैं भूल गया, 11th 12th के भी जो मैथ का जितना बड़ा पार्ट है वो सारा का सारा हम यहाँ पे आपका कवर करने वाले हैं। अगर आपको पढ़ना, यूट्यूब से आप देख सकते हो, सारा का सारा कंटेंट ऐप पे भी आपका जाता है। और ऐप पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाएंगी, जो आपकी वर्कशीट होती हैं, जो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स में आपके नोट्स काफ़ी काम में आते हैं, हैंड रिटन जो होता है। साथ के साथ आपके जो असाइनमेंट होते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको ऐप पे मिल सकती हैं। तो आप ऐप पे एक बार जरूर जाएंगे। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक, इसके बाद सीधे सीधे अपने चैप्टर पे आते हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। छोटी सी बात अगर आपको बता दूं तो इससे पहले नेशनल असेंबली क्या क्या रिफॉर्म कर चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं। नेपोलिक सिविल कोड क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं। और ये सब पहले चैप्टर में आपके, पहली क्लास में आपके कवर हो चुका है। दूसरी क्लास आज आपकी है। तो ये आपकी स्लाइड है, क्या यहाँ से हम करने वाले हैं। देखो, थोड़ा सा रिविजन आपको दे देता हूँ। हमने अभी भी क्या देखा है, हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं फ्रांस की बोल रहा हूँ, लेकिन जनरल आप से पूरे के पूरे यूरोप की बात भी समझ सकते हो। ठीक, क्या फ्रांस में हमने देख लिया था 1789 में एक रेवोल्यूशन हो गई थी, नेशनल असेंबली आ गई थी। हमने देखा था इसके बाद 1804 में नेपोलिक सिविल कोड भी आ जाती है, सिविल कोड ये भी आ जाती है। लेकिन अपना पर्पस क्या है? अपना पर्पस तो फ्रांस को एक नेशनल स्टेट बनाना है ना। अपना पर्पस है कि पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म राइज हो, किंगडम्स खत्म हो और नेशनल स्टेट बने। ऐसे में नेशनल स्टेट का मतलब है कि नेपोलियन रूल जाना पड़ेगा, नेपोलियन को खत्म होना पड़ेगा। तो राजा जब हटता है या फिर जब पावर आपकी चेंज होती है, सत्ता आपकी बदलती है, तो आप ये देखते हो ना कि सरकार पे लोगों का प्रेशर होता है कुछ ना कुछ। भाई लोग कुछ करेंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग राजा को अपनी डिमांड बताएंगे, राजा के खिलाफ खड़े होंगे, तभी तो चीजें बदलेंगी। ऐसे में सोसाइटी का चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सोसाइटी चेंज होनी चाहिए। तो सोसाइटी में चेंज क्या आएगा, पहले सोसाइटी कैसे होती थी, अब सोसाइटी क्या होगी, वो सोसाइटी किस तरीके से राजा पे प्रेशर बनाएगी, वो सारी की सारी बात हम करने वाले हैं कि समाज कैसा होता था, सोसाइटी कैसे होती थी। ठीक है जी, देखो हम देख लें क्लासेस इन द यूरोप। क्लासेस इन द यूरोप का मतलब क्या है? यूरोप के अंदर किस तरह के सोसाइटी में लोग होते थे। जैसा अभी तुम देख लो, अभी कितने तरह के लोग होते हैं? अभी 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है जी, और कुछ लोग पुअर होते हैं। सोसाइटी में 3 सेक्शन होते हैं। ठीक, सोसाइटी। लेकिन क्या यूरोप ऐसा होता था? नहीं, ये वाला जो सेक्शन था यूरोप में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसको मिटा दो, खाली बस 2 सेक्शन होते थे। कौन से? रिच और आपका पुअर। रिच में कौन कौन आता था? रिच में आते थे आपके नोबल्स आते थे, ठीक है, जो किंग के लोग हैं वो आते थे, जो फ्यूडल्स होंगे वो आएंगे। फ्यूडल्स मतलब एक तरह से जमींदार। मैंने तुमको बताया था पिछले चैप्टर में भी कि जमींदार से कनेक्ट कर लो, फ्यूडल्स होते हैं। ठीक, और पुअर में कौन आता है? भाई जो टेनेट्स होते हैं, टेनेट्स मतलब जो किराए की जमीन पे खेती करते थे, जो सर्फ होते थे वो आते थे, और इसके अलावा जो अपनी जमीन पे भी जो पीजेंट्स खेती करा करते थे वो लोग आते थे। ये 3 लोग कैसे कैसे काम करते थे, क्या इनके पास पावर थी, उनकी थोड़ी बातें करते हैं। देखो, तो जो रिच लोग हैं उनको टर्म दे दी हमने, नाम दे दिया एरिस्टोक्रेट। फ्रांस में, यूरोप में इनको एरिस्टोक्रेट्स के नाम से जानते थे। पॉइंट्स क्या बनेंगे? रिच पीपल होते थे, एक बात, यूनाइटेड बाय कॉमन लाइफ स्टाइल। कॉमन लाइफ स्टाइल बोले तो क्या? जीने का तरीका बिल्कुल सेम है, सेम क्लोथिंग होगी सबकी, एक तरह के कपड़े पहनते हैं। वो देखते हो तुम पुरानी फिल्मों में या डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाते हैं ना कि भाई इतना बड़ा क्राउन सिर पे होगा, बालों का स्टाइल अलग होगा, और जो फीमेल्स होती थी उनके जो ड्रेसेस होती थी वो बिल्कुल अलग तरह के होते थे, गाउन होते थे लंबे लंबे। ठीक, तो बिल्कुल एक जैसे इनके कपड़ों के स्टाइल, कपड़ों के पैटर्न हुआ करते थे। जो फूड हैबिट होती थी वो इनकी सेम होती थी, वही लंबे लंबे मेजों पे बैठ के खाना खा रहे हैं, लंबी लंबी पार्टियां चल रही हैं। इसके अलावा सबकी जो लैंग्वेज होती थी वो सेम होती थी। ठीक, अब गौर करना, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। लैंग्वेज में अंतर क्या? अच्छा, अलग से पॉइंट भी है इसका, दे स्पोक फ्रेंच। अब इसमें क्या बड़ी बात है कि सर भाई अगर फ्रांस में रह रहे हैं तो फ्रेंच ही बोलेंगे? नहीं,
एरिस्टोक्रेट जो है वो सारे के सारे, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, चाहे वो जर्मनी का आपका हो, चाहे वो इटली का आपका हो, चाहे वो आपका स्वीडन का हो, स्वीडन तो खैर तब नहीं था, अभी छोड़ दो ऐसे, जर्मनी हो, इटली हो, चाहे ब्रिटेन हो, जितने भी देश होंगे उसकी जो एरिस्टोक्रेसी होगी वो फ्रेंच बोलती थी। क्यों फ्रेंच बोलती थी? अभी भी तुम ऐसा देख तो मतलब अपना अपर स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, क्या हमको ये लैंग्वेज आती है, कुछ लैंग्वेज के साथ क्लास जुड़ी होती है ना, जैसे हमारे इंग्लिश को बड़ी वेटेज मिलती है इंडिया के अंदर, वैसे ही यूरोपियन सोसाइटी में फ्रेंच को बड़ी वेटेज मिलती थी कि फ्रांस बोल रहा है आदमी, फ्रेंच बोल रहा है आदमी तो बड़ा पढ़ा लिखा समझदार होगा। तो जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते थे वो फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत अच्छे होते थे, तो सारी की सारी एरिस्टोक्रेसी फ्रेंच बोला करती थी। दूसरी बात, वर कनेक्टेड विद द टाइज ऑफ मैरिज। अब अगर एरिस्टोक्रेसी है मतलब एक रिच फैमिली 1 है, एक रिच फैमिली 2 है, एक रिच फैमिली 3 है, ठीक, ऐसे समझ लेना कि भाई एक टाटा है, एक बिरला है, एक अंबानी है, तो ये किससे शादी करेंगे? आपस में ही शादी करेंगे। अगर दूसरे सेक्शन में जाके सोसाइटी में जाके शादी कर लेंगे, सर्व्स के साथ शादी कर लेंगे, टेनेंट्स की शादी कर लेंगे, पीजेंट्स की शादी कर लेंगे, तो एरिस्टोक्रेसी फैमिली मतलब वो बचेगा नहीं, वो बॉन्ड नहीं बचेगा। इसलिए अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए आपस में ही शादी इनकी की जाती थी, जिससे कि आपस में कनेक्टिविटी बनी रहे और एक फैमिली के, एक यूनाइटेड फैमिली के मेंबर ये बने रहे। जितने भी रिसोर्सेज होते थे, चाहे वो लैंड है, चाहे वो कुछ भी है, इसीलिए इन्हीं फैमिली के पास अधिकतर रहती थी। ठीक, और लास्ट न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात सोचने वाली है नहीं। स्मॉल ग्रुप मतलब पॉपुलेशन इनकी कम थी, कम नंबर में थे। भाई अगर सबके पास पैसा है ना, और सभी लोग रिच हो जाएंगे तो वो रिच थोड़ी करेंगे, तो कॉमन बात हो गई। तो छोटे लोग थे नंबर में, कुछ ही लोग हुआ करते थे सोसाइटी में। अगली बात, पीजेंट। पीजेंट एक ही बात लिखी है, लेकिन आप यहाँ पे टेनेट्स और सर्फ भी ऐड कर लेना। सर्फ भूल मत जाना, बुला चुका हूँ, काइंड ऑफ गुलाम तुम एसोसिएट कर सकते हो। ठीक, न्यूमेरिकली लार्ज ग्रुप, सोसाइटी के अधिकतर लोग जो होते थे वो गरीब ही होते थे। और दूसरी बात, वर पीजेंट सर्फ टेनेट्स, ये मैंने बात आपको लिख दी है, यहाँ पे आपकी वाली बात खत्म हो जाती है। एक बार देख लो क्या बात करी हमने। सोसाइटी में केवल 2 ही सेक्शन होते थे। कर क्यों रहे इस बात को? क्योंकि सोसाइटी को जानना जरूरी है, तभी गवर्नमेंट के ऊपर आपके प्रेशर आएगा कि चीजों को बदलना है, रूल्स को, फंक्शंस को बदलना है। 2 तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में, केवल मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक सोसाइटी का सेक्शन होगा रिच, एक सोसाइटी का सेक्शन होगा पुअर आपका, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, एक सोसाइटी का सेक्शन होगा पुअर आपका। जो रिच होंगे उनके पास 2-3 बात याद रखनी है। क्या? फ्रेंच बोलते थे सभी के सभी, एक बात, टाइज ऑफ मैरिज से जुड़े होते थे, 2 बात, और कॉमन लाइफस्टाइल होता था, तीसरी बात। न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप था। पीजेंट की क्या बात है? टेनेट्स होते थे, पीजेंट होते थे, सर्फ होते थे, रिसोर्सेज उनके पास कम होते थे, पैसा उनके पास कम होता था। और दूसरी बात, न्यूमेरिकली लार्ज ग्रुप था, अधिकतर लोग जो होते थे सोसाइटी के इस सेक्शन में आते थे। ठीक, अब देखो, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई सोसाइटी में रिवोल्यूशन करने की जरूरत है, तो जो गरीब लोग हैं सोसाइटी को बदलने की जरूरत है। जो गरीब लोग हैं उनके पास इतना रिसोर्स नहीं होगा, इतना टाइम नहीं होगा, अपनी डेली जिंदगी की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरे करने में बिजी रहते हैं। जो रिच लोग हैं उनको सारी चीजें मिल ही रही हैं, उनको जरूरत क्या पड़ी कुछ भी करने की, राजा के आप बोले अपने रिलेशन खराब करें, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में हम देखते हैं राइज ऑफ मिडिल क्लास। क्या अभी तक सोसाइटी में 2 ही सेक्शन थे, एरिस्टोक्रेट्स और आपकी पीजेंट्री, लेकिन अब हम देखते हैं कि तीसरी क्लास अचानक से यहाँ पे आ जाती है। क्यों भाई? ये वही फेज है हमारा, वही आप 17th सेंचुरी मान लो, 16-17 सेंचुरी मान लो, इस फेज में हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चालू हो जाता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? देखो, अब तक हम चीजें कैसे पैदा कर रहे हैं? अभी तक चीजें सिर्फ ऐसा होती है खेती से। ठीक, खेती में तुम जा रहे हो, अलग अलग फसलें उगा रहे हो, अलग अलग फसलें खाई जा रही हैं, और जो बेसिक चीजें को प्रोडक्शन होता है, कुर्सी बन रही है, मेज बन रही है, या फिर घर बन रहे हैं, वो स्मॉल लेवल पे बनता है, हाथों से बनता है, हैंडीक्राफ्ट में बनता है। लेकिन एक अंतर क्या आता है? अब हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब अब जितनी गुड आएंगी वो मशीन मेड्स होंगी, वो बनेंगी आपके फैक्ट्रीज में। और अगर फैक्ट्री में बनेंगी तो फैक्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट भी आपको चाहिए होंगे, फैक्ट्री में काम करने के लिए इंजीनियर आपको चाहिए होगा, मुकदमा लड़ने के लिए लॉयर आपको चाहिए होगा, प्लम्बर आएंगे, है ना जी, और आपके जो भी अलग जो मतलब बहुत सारे सेक्शंस आएंगे, बहुत सारे, एक वर्ड में कह दूं तो बहुत सारे प्रोफेशनल आएंगे। अब तुम आज भी अगर देख लो सोसाइटी के जो प्रोफेशनल होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो लगभग अपर मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में तो आते हैं, लेकिन वो मिडिल क्लास होती है। तो अब जब सोसाइटी में मिडिल क्लास आ जाएगी, तो आपसे पूछा जाए मिडिल क्लास किस वजह से आती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपकी मिडिल क्लास आ जाती है। बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू वर्किंग क्लास राइजेस इन यूरोप, दीज मिडिल क्लास वर इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, बहुत सारे नाम आपके सामने लिखे पड़े हैं। ठीक, अब ये जो मिडिल क्लास आ जाएगी, इसको लगेगा हाँ यार हम पे इतने रिसोर्सेज तो हैं और पैसा हमारे पास है, चीजें के बारे में हम सोच सकते हैं। इन्हें लगेगा कि हमारे राइट राजा में क्यों नहीं दे रहा, इनको लगेगा देश को ऐसे बदल देते हैं, देश को वैसे बदलते हैं, इनके दिमाग में वो विचार, वो आइडियाज आने शुरू होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस के अंदर या फिर पूरे यूरोप के अंदर, मैं बार बार ऐसे क्यों बोल रहा हूँ,
अभी फ्रांस की बात चल रही है, लेकिन जनरली से आप पूरे यूरोप से भी कनेक्ट कर सकते हो, आगे आगे जाके यूरोप में आना शुरू हो जाएगा, बाकी देशों में भी। ठीक, तो फ्रांस के अंदर जब ये आपकी, या पूरे यूरोप के अंदर जब आपकी मिडिल क्लास आ जाएगी, ये एकमात्र ऐसा सेक्शन होगा जिसको थोड़ी चीजें मिल गई होंगी, लेकिन ये ज्यादा चाहने की चाहत रखेगा कि हमको राइट्स भी मिलने चाहिए, हमको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उन पे हमारा अधिकार भी होना चाहिए, हमारी नीड के हिसाब से सरकार की पॉलिसी बननी चाहिए। तो ये वो सेक्शन होगा कि जो पूरे नेशनलिज्म के आइडिया को लेके आगे बढ़ेगा और सोसाइटी में या फिर राजा के लेवल पे कुछ बदलाव चाहेगा। रिच को जरूरत नहीं थी, पुअर के पास समय और जरूरतें, मतलब समय और रिसोर्सेज नहीं होते थे, मिडिल क्लास के पास थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ये ज्यादा ज्यादा पाना चाहता है। ठीक, अगली बात पे आ जाओ। तो अब आपके मिडिल क्लास का राइज हो गया, सोसाइटी में 3 सेक्शन आ गए हैं, रिच भी है, मिडिल क्लास भी है, पुअर भी है। और ये कहते हैं कि भाई अब तक तो हम बात कर रहे थे किसकी, नेशनलिज्म की, लेकिन अगर नेशनलिज्म को मैं सोचूं तो नेशनलिज्म क्या है कि एक लैंग्वेज के नाम पे, एक कल्चर के सामने, एक कल्चर के नाम पे एक देश बना देते हैं, लेकिन इवेंचुअली एक देश ही तो बनेगा। लोगों को क्या चाहिए होता है, लोगों को चाहिए होता है राइट्स, लोगों को चाहिए होती है बेटर फैसिलिटी। तो इन्होंने एक वर्ड और आगे जोड़ दिया कि भाई साहब नेशनलिज्म तो चाहिए, लेकिन साथ के साथ लिबरल नेशनलिज्म चाहिए, मतलब वो जो नेशनलिज्म आएगा वो लिबरल होना चाहिए। अब आप ये पूछ लो कि लिबरल क्या होता है, तो वही आपकी पूरी की पूरी हेडिंग है कि लिबरल क्या होता है। वर्ड का मतलब तो होता है बीइंग फ्री, लेकिन एक आदमी फ्री होगा कब, तो इसके 2 स्फीयर में मतलब देख लो, मतलब फ्री कैसे होंगे, एक तो इकोनॉमिक स्फीयर में फ्री होंगे, एक पॉलिटिकल स्फीयर में फ्री होंगे। आप अपनी जिंदगी को देख लो, पॉलिटिकल स्फीयर में फ्री कैसे होते हो आप, पॉलिटिकल स्फीयर में फ्री ऐसे होते हो जब आपके पास वोटिंग राइट आता है, ठीक है, आप अपनी मर्जी के नेता को चुन सकते हो, जब सरकार कुछ नियम बनाती है आपसे सलाह करती हो, ठीक, तो आपके पास पॉलिटिकल फ्रीडम आती है। ठीक, अगली बात क्या है, इकोनॉमिक स्फीयर में फ्री कैसे होते हो, भाई आप बाजार में चीजें लेने के लिए जाते हो, अपनी मर्जी की चीज ले सकते हो, प्राइसेस पे नेगोशिएट कर सकते हो, अपनी मर्जी की चीजें चुन सकते हो, अपनी मर्जी के ब्रांड में से चुन सकते हो कि मुझे कौन से ब्रांड का कपड़ा लेना है, कौन से ब्रांड का कपड़ा नहीं लेना। ठीक, तो कुछ चीजें इकोनॉमिक स्फीयर में आजादी आपकी दिखाते हैं, कुछ चीजें आपके पॉलिटिकल स्फीयर में आपकी आजादी दिखाते हैं। उस टाइम पे कौन कौन सी किस किस तरह की बातें इसमें हुआ करती थी वो बातें कर लेते हैं। तो लिबरल नेशनलिज्म के बारे में जानना चाहते थे, नेशनलिज्म हमने जान लिया है और लिबरलिज्म की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बता दो, देखो जो तुम पॉइंट्स देख रहे हो ना, ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स, ये सब किताब से उठाए गए हैं। इस पीपीटी के जरिए जब आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप ऐप पे पीपीटी डाउनलोड कर लोगे, कहीं से भी पीपीटी आपको मिलेगी, हम देंगे आपको, तो उसके जरिए आप ये भी सीखोगे कि किताब पढ़ते वक्त किस तरह से किताब के पॉइंट्स को समराइज कर सकते हैं। ठीक, ये सारी की सारी बातें किताब में है, लेकिन पॉइंट की फॉर्म में उस चीज को कैसे डाल सकते हैं वो बात भी आपको जानने को मिलेगी। पहली बात, द वर्ड लिबरल मींस बीइंग फ्री। एक बात आपको पता है, मैं बता चुका हूं, बीइंग फ्री का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या हम इसे बार बार नहीं पढ़ते रहे, नेपोलियन में भी पढ़ते हैं, नेशनल असेंबली के रिफॉर्म में भी पढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब था कि भाई क्लासेस नहीं होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सबके सब लोग इक्वल होने चाहिए, सबके सब लोग बराबर होने चाहिए। वो स्टेट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि क्लर्जी को ज्यादा पावर मिल रही है, नोबल को ज्यादा पावर मिल रही है, फ्यूडल को ज्यादा पावर मिल रही है, बाकी लोगों को कम पावर मिल रही है। कानून के सामने सबके सब लोग बराबर होने चाहिए। इसका मतलब होता है कि हाँ भाई लिबरलिज्म आ रहा है, और लिबरलिज्म मतलब लिबर्टी से भी एसोसिएट कर सकते हो, लिबर्टी लिबरलिज्म वही बात है, आजादी वाली बात है। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है मर्जी, इच्छा। ठीक, कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो ऐसी नहीं कि एक राजा था उसने अपने बेटे को राजा बना दिया, लोगों से पूछा नहीं पूछा, क्या पता लोगों को वो राजा पसंद ही ना हो, या नेपोलियन है राजा कोटा है, नेपोलियन राजा बन गया, चाहे लोगों को पसंद हो चाहे ना हो। तो कुल मिलाकर जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों की कंसेंट से बनेगी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी सोसाइटी के सारे लोग हैं, उनकी मर्जी से, उनकी रजामंदी से, उनसे पूछ पाछ के बने। कुल मिलाकर आप यहाँ पे हिंट ले रहे हो, भाई लोगों से पूछा कैसे जाता है, अगर मुझे सरकार बनानी है, ठीक, और मैं लोगों से पूछ रहा हूं भाई सरकार कैसी बननी चाहिए, सरकार किसकी बननी चाहिए, तो इवेंचुअली आप सोच पा रहे हो लगभग डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। किस लेवल पे होगी, वोटिंग राइट वाली होगी या सिर्फ ऐसे ही पूछा जाएगा, फिर किस लेवल पे वो चीजें होंगी वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट जो होनी चाहिए सबकी कंसेंट से बननी चाहिए। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, ये आपको पता ऑटोक्रेसी का क्या मतलब बताया था, ऑटोक्रेसी ये वर्ड याद रखना, ऑटोक्रेसी साथ के साथ डेस्पोटिज्म, दोनों वर्ड का मतलब लगभग सेम ही होता है। ऑटोक्रेसी और डेस्पोटिज्म, ऐसी सरकार जिसपे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, जिसपे कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं होता। फेडरलिज्म में देखते हो ना, जो बचपन में पढ़ा होगा, जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, लेजिस्लेचर होता है, तीनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, कोई ज्यादा पावर तो नहीं यूज कर रहा, ठीक है, ज्यादा पावर कोई भी इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल ना कर ले। ऐसे ही ऑटोक्रेसी और डेस्पोटिज्म ऐसे सिस्टम को कहते हैं राजा के जिसपे राजा के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता। अब राजा का मन करे कि आज ये लॉ बनाना है, बना देगा, शाम को वही लॉ बदलना है, बदल देगा, राजा के ऊपर कंट्रोल थोड़ी किसी का। तो ऐसा सिस्टम जहां पे राजा के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता,
उसे डेस्पोटिज्म या फिर ऑटोक्रेसी हम कहते हैं। तो इसने क्या बोला कि लिबरलिज्म का मतलब होना चाहिए भाई हम आज़ादी अगर हमें मिल रही है तो वो आज़ादी ऐसी हो कि ऑटोक्रेसी राजा के पास ना हो, कुछ भी करने के राजा के पास परमिशन ना हो, साथ के साथ क्लरिकल प्रिविलेजेस भी खत्म हो जाए। क्लरिकल प्रिविलेज का मतलब है जितने भी क्लर्जी होते थे, जितने भी चर्च के लोग होते हैं, उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए। प्रिविलेज समझते हो, एक्स्ट्रा राइट। जैसे तुमने 9th में पढ़ा होगा कि उनको भी टैक्स नहीं देना होता था, उन्हें सर्टेन लैंड ग्रांट मिले होते थे, लैंड पे वो कुछ भी कर सकते थे। तो ऐसे में वो चीजें भी खत्म होगी, मतलब राजा की जो राइट्स हैं उसको भी खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ कंट्रोल होना चाहिए। साथ के साथ चर्च के भी जो एक्स्ट्रा राइट है, चर्च के राइट भी खत्म करने की बात ये हो रही है, तभी तो सोसाइटी में सब बराबर होंगे। और पहला पॉइंट हमारा क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सबके सब लोग बराबर हो जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी कुल में, किसी भी कहीं भी कैसे भी पैदा हो रहा है, सब बराबर हो। अगली बात, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अब देखो ये वाली बात, ये वाली और ये वाली लगभग मिलती जुलती है। क्या भाई, यहाँ पे भी सबकी मर्जी से सरकार बने, और सबकी मर्जी से कैसे बनेगी भाई, सबसे पूछा जाएगा, सब अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे और एक पार्लियामेंट में जाकर रिप्रेजेंटेटिव बैठे करेंगे और वहां से सरकार चलाएंगे। ठीक, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा कि मोनार्की हटी जाए, मोनार्की हो, लेकिन मोनार्की या तो हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मोनार्की है भी तो एटलीस्ट उसके ऊपर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव का कंट्रोल हो। पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट उसको बताए कि भाई ऐसे ऐसे काम करना, राजा वैसे काम करे। ठीक बात है। देखो एक बार रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ना सीखना समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जितना ज्यादा इन चीजों को आप बोलोगे, जितना चीजों को लिखोगे, उतना आपको चीजें याद रहती है। ठीक, हमने भी क्या देखा था, एक बार अगर मैं शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश करूं, हमने सिर्फ इतना सीखा है, देखो 1 मिनट में कैसे रिवाइज होता सारा का सारा। हमने सिर्फ इतना सीखा है कि नेपोलियन चला गया है और सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, अगर सरकार को बदलना है, सोसाइटी प्रेशर बनाएगी, लेकिन सोसाइटी के पास तो कुछ है ही नहीं। सोसाइटी में रिच है जिनको कोई दिक्कत नहीं है, और पुअर है जिनके पास रिसोर्स नहीं कि सोसाइटी में कुछ बदलाव ला सके। ऐसे में सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन सोसाइटी में चेंज कैसा आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, चीजें मशीन मेड से बननी चालू हो जाती हैं, और मशीनों से जब चीजें बनेंगी, वर्किंग क्लास वहां पे आ जाएगी, प्रोफेशनल्स वहां पे आ जाएंगे। ये वो सेक्शन होगा जिसके पास टाइम भी होगा, जिसके पास रिसोर्स भी होगा, जिसको थोड़ी चीजें मिल रही होंगी, उसके पास ये भी सोचने का टाइम होगा कि नहीं यार सरकार हमें ये चीज नहीं देती, तो सरकार हमें ये चीज नहीं देती, ये भी वो दे सकती है, सरकार हम पे अत्याचार कर रही है, हमको आवाज उठानी पड़ेगी, वैसा सेक्शन होगा। तो जो मिडिल क्लास होगी वो आ जाएगी, आई क्यों, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। और जो मिडिल क्लास आती है वो कहती है कि अब हमको नेशनलिज्म तो चाहिए, साथ के साथ लिबरल नेशनलिज्म चाहिए, लिबरलिज्म भी चाहिए। लिबरलिज्म मतलब क्या, लिबर्टी, आजादी। अब आजादी कहने को कह दो, आजादी 15 अगस्त को हम भी आजादी मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन आजादी होती कैसी है। तो इन्होंने कहा आजादी चाहिए अपने को 2 स्फेयर में, पॉलिटिकल राइट भी कुछ मिलने चाहिए, इकोनॉमिक राइट भी कुछ मिलने चाहिए। पॉलिटिकल राइट में क्या क्या, गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, मतलब सबकी मर्जी से गवर्नमेंट बने, एक बात। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो थ्रू पार्लियामेंट, मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाए पार्लियामेंट में बैठे, सरकार को रोके, सरकार को अपनी मर्जी का कुछ भी करने से रोके, जो लॉजिकल चीजें हो वो करे, क्लरिकल प्रिविलेजेस खत्म हो जाए, ऑटोक्रेसी खत्म हो जाए, और इक्वालिटी बिफोर लॉ आ जाए। हमेशा पॉइंट ऐसे बनाया करो, कुछ चीजें लोग खत्म करना चाहते हैं, कुछ चीज शुरू करना चाहते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हो, इसको शुरू करना चाहते हैं, इसको शुरू करना चाहते हैं, इसको शुरू करना चाहते हैं, और इसको खत्म करना चाहते हैं। ऐसे क्लब कर लिया करो अलग अलग पॉइंट को। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है, लिबरलिज्म क्या होता है। चलिए, तो पॉलिटिकल स्फीयर में हमने सीख लिया कि भाई लिबरलिज्म क्या होता है, लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर पे क्या जितने भी सोसाइटी के ट्रेडर होते थे, जितने भी सोसाइटी के बिजनेसमैन होते थे, वो कहते थे भाई पॉलिटिकल राइट तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर सोसाइटी की इकोनॉमी ही मजबूत नहीं है, लोगों के पास अपनी मर्जी की चीजें बनाने, अपनी मर्जी की चीजें बेचने का हक नहीं है, अगर वहां की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो देश कैसे स्ट्रांग बनेगा। तो लिबर्टी का मतलब, लिबरलिज्म का मतलब इकोनॉमिक स्फीयर में और भी बातें थी। 2 चीजें चाहते थे बस, ये क्या, फ्रीडम ऑफ मार्केट एक बात, और अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। फ्रीडम ऑफ मार्केट का क्या मतलब है, देखो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसे होती थी, फ्रीडम ऑफ मार्केट कैसे, मतलब देखो पहली बात तो हमने पहले जान लिया, कुछ गिल्ड्स होते थे, गिल्ड बताया था ना, गिल्ड का मतलब क्या होता था, एसोसिएशन होती थी, किसकी, बहुत सारे ट्रेडर्स की। वो बताते थे, क्या बताते थे कि भाई कोई सी चीज बनेगी तो कितनी बनेगी, उसके प्राइसेस होंगे तो क्या होगा, नए जो आदमी होगा उसके क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे, नए आदमी के व्यापार करने के, नए आदमी के बिजनेस करने के, मार्केट किस तरीके से ऑपरेट करेगा। तो जो हमारा मार्केट है वो पूरी तरीके से फ्री नहीं होता था, अलग अलग लोगों ने उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन, गिल्ड्स ने, राजा ने कुछ ना कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती थी, तो वहाँ पे फ्री मूवमेंट नहीं हो पाता था, ना तो चीजें फ्रीली जा पाती थी, ना कैपिटल, ना ही पैसा फ्रीली जा पाता था। वो चाहते थे कि ये इन चीजों में थोड़ी आजादी आए, क्या पढ़ रहे हैं, लिबरलिज्म, तो मार्केट में भी थोड़ी सी आजादी आए, ये चीजें बदले, एक बात।
और दूसरी बात अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। अब ऊपर वाली जो हमने रिस्ट्रिक्शन की बात की वो किसने लगाई? गिल्ड्स ने। गिल्ड्स सिर्फ एक एग्जांपल है, और भी चीजें होती थी जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन मार्केट पे आता था। दूसरा क्या है? अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। अब जो स्टेट लगा रहा है, स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट मतलब, स्टेट को मतलब समझ लो आप देश। देश में कौन लगाता है? मतलब किंग, मोनार्क, राजा। अब राजा भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अब राजा को बोला क्या जरूरत पड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए? तो राजा कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाता है? सर्टेन तरीके से। जैसे हमने सुना है कुछ कस्टम ड्यूटी होती है। कस्टम ड्यूटी क्या होती है भाई? जब एक जगह से जाके चीज दूसरी जगह बेची जाती है तो उसकी वजह पे उस पर एक टैक्स लगता है। मान के चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, यूपी में कोई और राजा है, बिहार में कोई और राजा है, हरियाणा में कोई और राजा है, और कोई चीज बिहार से बनती है फिर वो यूपी में बेचने जाती है। तो 10 रुपए की चीज अगर बनी होगी तो बिहार का राजा कहेगा भाई हमारे यहाँ के तो बेच रहा है तो हमको 2 रुपए दे। तो वो चीज 12 की बेची जाएगी, जब भी तो उसको 2 रुपए मिल जाएंगे, 2 रुपए सरकार को चले जाएंगे, 10 रुपए जो आदमी बना रहा था उसको चले जाएंगे। हरियाणा में वो चीज आती है तो वो 12 में कहता है कि नहीं 2 रुपए में मुझे भी चाहिए, तो वो 14 की चीज बिकती है। ऐसे में जो चीज 10 की बन रही है वो 14 की बिक रही है, ठीक है? तो क्या लोग उसे आसानी से खरीद पाएंगे? नहीं। तो मार्केट कैसा हो जाएगा? डाउन चला जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ स्टेट भी रिस्ट्रिक्शन लगाया करता था। और ये तो केवल एक बात होगी कस्टम ड्यूटी की। अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस तुम समझ सकते होती हैं। कैसी भाई? अलग अलग तरह के उस पे क्या होती थी? अलग अलग तरह के मेजर्स होते थे, अलग अलग तरह के वेट होते थे, अलग अलग तरह की लंबाई नापने की चीजें होती थी, अलग अलग तरह के वेट नापने की चीजें होती थी। कस्टम ड्यूटी बहुत सारी होती थी। कम्युनिकेशन के सिस्टम अच्छे नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो ये सारी की सारी चीजें अगर कहीं आ नहीं पाएंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे तो ट्रेड अच्छा होगा? कतई नहीं होगा। तो ऐसे में फ्रीडम ऑफ मार्केट एक बात और अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन दो बात। इकोनॉमिक स्फीयर में जितने भी आपके ट्रेडर और बिजनेसमैन होते थे इन दो चीजों को चाहते थे, ठीक। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा राजा सुनेगा? और राजा सुनते कहते कि हाँ से सही बात है, चलो नेशन स्टेट बना देते हैं, लिबरलिज्म आपको दे देते हैं, और आज यार जितने भी हमारा सिस्टम है सबको बदल देते हैं, आपको फ्रीडम मार्केट दे देते हैं और स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन भी खत्म कर देते हैं। क्या राजा ऐसा करेगा? नहीं करेगा, ठीक। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं एक स्टेट जिसका नाम है आपका प्रुशिया, ठीक। प्रुशिया कौन है? ऐसे समझ लो आगे चल के यही जर्मनी बनेगा, ठीक। प्रुशिया के एक राजा था, या राजा मान लो या फिर मोनार्क मान लो या फिर प्रेसिडेंसी मान लो, कुछ भी मान लो। प्रुशिया था। प्रुशिया अपने लेवल पे क्या करता है? खुद से कस्टम यूनियन बनाता है। कस्टम यूनियन मतलब जो ट्रेड के लिए बनती है, और इसमें इन लोगों की जितनी भी चीजें थी, जितनी भी डिमांड थी वो मानी जाती है। कस्टम यूनियन को इस लैंग्वेज में बोलते हैं ज़ोल्वेरिन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर भी आता है, क्या काम था वो भी आता है, ठीक। प्रुशिया बनाता है अपने इनिशिएटिव पे 1834 पे, जिसमें सारी चीजें चेंज की जाती हैं। मतलब जितने भी आपके ट्रेडिंग एसोसिएशन होती थी उनको आसानी दी जाती है। क्या क्या करता है ये लिखे यहाँ पे नहीं है, आप सोच लो। जो करेंसीज थी उनका नंबर घटा दिया जाता है। मतलब कहीं पे अलग करेंसी चलती थी, कहीं पे अलग करेंसी चलती थी, तो उनका नंबर एग्जैक्टली शायद 2 कर देता है, करेंसी 2 या 5, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, शायद 2 करेंसी वो कर देता है। बहुत सारी करेंसी पहले ऑपरेट कर रही होती थी। जितनी भी कस्टम ड्यूटीज होती थी उनको भी डिस्करेज किया जाता है, और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन के एंड कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क होते थे उनको भी इम्प्रूव किया जाता है। तो ऐसे में आप देखते हो कि एक राजा के या फिर एक प्रुशिया जैसे स्टेट के इनिशिएटिव पे ये चीजें होती हैं। और फिर हम देखेंगे जैसे जैसे नेशनलिज्म आएगा बाकी भी देशों में, बाकी भी जगहों पे ये चीजें अडॉप्ट की जाएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना याद रख लो कि जितने भी हम लिबरलिज्म की डिमांड कर रहे थे वो लिबरलिज्म की डिमांड कम से कम इकोनॉमिक स्फीयर में प्रुशिया पूरी करता है। एक कस्टम यूनियन बनाता है, उस कस्टम यूनियन के जितने भी मेंबर होंगे उनको ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी, जो कि होती है 1834। इस तरीके से आपका कस्टम यूनियन वाला पार्ट पूरा हो गया। क्या हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लो। आज हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने क्लासेस देखी। क्लासेस को क्या चाहिए था? लिबरलिज्म चाहिए था। लिबरलिज्म कैसे आता है? इनिशियली पॉलिटिकल स्फीयर में होता था, इकोनॉमिक स्फीयर में होता था, और बाद में राजा के तौर पे तो नहीं बदल सकते, लेकिन प्रुशिया कम से कम 1834 में अपनी कोशिश पे चीज को खत्म कर देता है। लगभग आप ये समझ लो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में आपको करीब करीब मान लो आप 2 वीडियो और बनेगी और चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। मेन पार्ट आपका जो अगला वाला है उसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन और जर्मनी का यूनिफिकेशन। इसमें मोटा मोटा पार्ट हमने ऐसा समझ लो कि बैकग्राउंड बना दिया। अब सीधे सीधे आप देखोगे रिवोल्यूशन होनी शुरू हो जाएंगी, मोनार्क्स गिरते चले जाएंगे और नेशन स्टेट बनते चले जाएंगे। वही हमारा मेन पार्ट है चैप्टर का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इतने आप, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, और जो आपके अप स्कूल की ऐप आपको बताई थी उसको भी आप देख सकते हो। उस पर आपके मतलब का कंटेंट मिलेगा। इस पीपीटी अगर आप चाहते हो, पीपीटी की सबसे बढ़िया बात क्या है? जो उतनी में आपकी किताब होती है
उसके बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कैसे आप जनरेट कर सकते हो पीपीटी को अगर आप देखोगे ना तो वो भी आप समझ लोगे, पैसेज से पॉइंट कैसे बनाते हैं, तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। ये पीपीटी भी आपको कहाँ मिल जाएगी, आप स्कूल की ऐप पे मिल जाएगी, ऐप पे जाना और टेलीग्राम का चैनल जो होगा उसका भी लिंक आपको अबाउट में या बायो में दे देंगे, वो भी आप कर लेना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।